तो रिवीजन के लिए हम लोग सूक्ष्म योग में से ब्रह्म मुद्रा एक बार करेंगे ना। नेक एकदम टाइट करके और एकदम ढीला छोड़ के लेफ्ट कंधे पे गर्दन झुका के पीछे से रीढ़ की हड्डी सीधी है क्या चेक करें बाय स्ट्रेचिंग हैंड्स। हाथ पूरे ऊपर खींच के पूरी सांस छोड़िए। शांत पूरी तरह से अंधेरा। सिर्फ ओंकार की ध्वनि की सुन रहा हूं मैं। मेरे सभी दिशाओं में विशाल विश्व फैला हुआ है और पूरा अंधेरा सिर्फ मेरा अस्तित्व। मेरे छाती के बीच में हृदय स्थान पर दिया जलता है और उसका शांत प्रकाश पूरे मंदिर को भर देता है।
मंदिर जिसका आकार बिल्कुल मेरे पद्मासन का प्रकाश शांत स्वर्णिम। मैं मेरा फोकस, मेरी दृष्टि अपने आप से 1000 मीटर आगे तक ले जाता हूँ और वहां से अब मुझे दृश्य दिखता है। संपूर्ण अंधेरा और एक प्रकाशमान वस्तु तारे की तरह क्योंकि गुंजन ओंकार का और इस तारे के बिना और कुछ नहीं दिखता। मेरी दृष्टि उसकी ओर बढ़ने लगती है। जैसे दृष्टि सामने आ रही है, नजदीक आ रही है, वैसे ही उसका आकार बड़ा होता हुआ महसूस होता है। अब वो मेरे हाथ के पंजे की मुझे उसका आकार स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, पूरा अंधेरा और एक छोटी प्रतिमा, वो मंदिर, दिव्य प्रकाश, जिसकी ओर मैं और खींचा जा रहा। धीरे बड़ा होते हुए वो बिल्कुल मेरे आकार का हो चुका है। जैसे कहीं ना हो, मेरा प्रतिबिंब में शुद्ध, शांत, आनंदमय, दिव्य प्रकाश युक्त। मैं अपना फोकस और नजदीक लाता हूँ। जैसे जैसे नजदीक आता है, ये दिव्य मंदिर विशाल होते हुए महसूस होता है। मेरा फोकस, मेरी दृष्टि बिल्कुल नजदीक। मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है इस प्रकाश के बिना, बगैर। और मेरी दृष्टि उस प्रकाश में विलीन होती है। अब मैं और ये शांत दिव्य प्रतिबिंब अलग नहीं है। अब मुझे कोई प्रतिमा नहीं दिखती कि मैं पूरा प्रकाश से भर चुका हूँ। देखिए, मेरे सभी ओर सिर्फ दिव्य प्रकाश और ओंकार का गुंजन। सांस छोड़िए।
दोनों नासिकाओं से एक बार 21 बार हम कपालभाति करेंगे। अब मेरी दोनों नासिकाएं खुली है, लेकिन मेरी राइट नॉस्ट्रिल, दाई नासिका थोड़ी सी लेफ्ट के हिसाब से बंद है। तो मैंने जो उपाय बताया था कि आप आपकी 2 उंगलियों में ऐसे उठा के स्पेस क्रिएट कर सकते हो। पूरी सांस छोड़िए, भरिए, पूरा छोड़िए, भरे और धीरे से पार शांति महसूस करते हुए सांस छोड़िए। 3 बार अनुलोम विलोम करेंगे। चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे, सूर्य नाड़ी, दाई नासिका बंद करेंगे। पूरा सांस छोड़ के लेफ्ट बंद करके राइट से सांस लेंगे, दाई से। लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। ये 2 बार और करना। पूरी तरह सांस छोड़िए, भरिए और धीरे से अब मैं एलर्जी की मुद्रा आपको बताऊंगा। ये आपकी पॉइंटिंग फिंगर जो है उसे अंगूठे और वो जॉइंट के यहाँ पे ऐसे लगाना है। फिर लगता दिख रहा है आपको। और ये अंगूठा और मिडिल फिंगर को टच करना है। ये फिंगर यहाँ पे और ये दोनों हाथ का करें। और बस, तो जब आपको बहुत एलर्जी हुई है, आपकी नाक चौक हो गया है, सांस लेना मुश्किल लग रहा है, तो ऐसे कई केसेस में इस मुद्रा में कुछ सेकंड बैठने से ही आराम मिल जाता है। मैं नहीं बोलूंगा कि हर कॉम्प्लिकेटेड केस इसमें सॉल्व होगी, लेकिन
ये करके देखने जैसी चीज़ है, ये बहुत फ़ायदेमंद है एलर्जी में। पिछली बैच में कई लोगों ने इसमें मुझे लिख के जवाब दिया था कि जब उनको बहुत तकलीफ हुई थी, शायद हमने टेस्टिमोनियल में शेयर भी किया था शुरू के सेशन में। तो आसान है, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है तर्जनी, उसे अंदर करना है और अंगूठा और मिडिल फिंगर को मिलाना है और बाकी 2 उँगलियां स्ट्रेट रहेगी और ऐसे करके। अगर क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं। और अर्थात शांति से बैठना है। हमने रीढ़ की हड्डी के कुछ आसन देखे, ज्यादा करके तो बैकवर्ड बेंडिंग के थे। फॉरवर्ड बेंडिंग के जो है पश्चिमोत्तानासन, वो सबको पता है, आप नेट पे देख सकते हो। जिन्हें पीठ दर्द की तकलीफ है वो पश्चिमोत्तानासन नहीं करे, लेकिन ऐसे करके हाथ और जितना आप झुक सकते हो और घुटने बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है। आप ज्यादा नहीं जा सकते हो तो जितना कर सकते हो उतना करिए। ये भी प्रैक्टिस है जो मैंने शुरू में एनर्जी क्रिएट करने का, नाक क्लियर करने का जो व्यायाम बताया था, जहाँ पे आप पैर पीछे करते हो हलासन जैसे और फिर आगे आके ऐसे, तो वो करने से ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। कुछ लोग हैं जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, पूरा नीचे तक घुटने तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत दर्द देख के ये नहीं करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी। ये वो पश्चिम उत्तरासन। दूसरा है जो अभी मैं स्टैंडिंग आपको खड़े होके करने के कुछ आसन बताऊंगा। खड़े होके अभी पूरा दिखेगा नहीं आपके वीडियो में, लेकिन हाथ स्ट्रेच करने हैं ऊपर। ये किसी दीवार के नजदीक भी खड़ा रह के कर सकते हो, ताकि आपको सीधा रहने में और आसानी होगी। और इसे पूरा का पूरा स्ट्रेच करना है जितने हो सकता है। अपने ये सोचना है कि आप गर्दन को भी स्ट्रेच कर रहे हो, सिर को भी ऊपर उठा रहे हो। और वृक्षासन है, तो ये आपके, देखो ये मेरे शरीर को, मेरे दृष्टि को ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे मेरे हाथ को पैरेलल है, ये ऐसे सामने नहीं है, बिल्कुल साइड वाइज है। और हाथ जोड़ने हैं, ये किसी दीवार के, किसी सपोर्ट के नजदीक करना है, क्योंकि शुरू में इसमें बैलेंस नहीं होगा। तो ये ऐसे करके, इससे आपकी स्थिरता, बैलेंस, आपके मेंटल बैलेंस, आपके नर्वस सिस्टम को भी इसमें मदद होती है। तो किसी ने पूछा था नर्वस सिस्टम के लिए कोई एक्सरसाइज, तो नर्वस सिस्टम खराब होने के बाद करने का एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ये ना खराब हो इसलिए इसका फायदा हो सकता है। तो ये है, और ये करके आंख बंद करने हैं। आंख बंद करने के बाद आपका काफी बैलेंस चला जाएगा, तो जब तक आदत नहीं है। और फिर ये दूसरे साइड से भी करना है। और 15, 20, 30 सेकंड जितना कर सकते हो आराम से कर सकते हो। इससे आपकी स्थिरता बहुत बढ़ेगी। शुरू में तो बहुत इम्बैलेंस होगा, लेकिन फिर एक समय आएगा कि आप जितना चाहो आंख बंद करके बैलेंस में खड़े रह सकते हो। इसी का दूसरा वर्जन जो है, जो स्ट्रेचिंग, स्पाइन को खींचने का, रीढ़ की हड्डी को खींचने का, कि आप पेट पे सो के ऐसे ही पूरा स्ट्रेच करें। मकरासन कहते हैं। मकरासन स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को खींचना, ये स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। जैसे कोई आपको आगे पीछे से खींच रहा है जोर से, उस तरीके से आपने आपकी रीढ़ की हड्डी को पूरा स्ट्रेच करना है। हाथ आगे खींचने हैं, पैर पीछे खींचने हैं। तो जब आपको बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन है, ऐसे टाइम में, ऐसे वक्त में
मकरासन करने से काफी फायदे होते हैं। भ्रामरी करेंगे और ओंकार करेंगे। 3 बार। और एक बार आपका पूरा ध्यान आपके हृदय स्थान पर है। अष्टदल का कमल खिल रहा है। तीसरी बार, और आप हृदय के स्थान पर आनंद महसूस कर रहे हैं। पूरा सांस छोड़िए, भरिए और धीरे से अब आगे जाने के पहले मैं अभी बंद बताऊंगा आपको। मूलाधार बंद तो हमने बताया कि आपके मूल बंद के यहाँ पर अ, बंध लगाना है। ये वो प्राण के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बंद है। दूसरा है जालंधर बंद। ये जो आपका पॉइंट है वहां पे आपकी चिन्ह मूल बंद लगा हुआ है, ये जालंधर बंद लगा हुआ है। अब क्या करेंगे कि पूरी तरह सांस छोड़ेंगे, मूल बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद लगाएंगे। मूल बंद तो लगा ही है, मूल बंद लगा है, पूरी सांस छोड़ेंगे, पैक हो जाएगा, फिर जालंधर बंद लगाएंगे। और उसके बाद उड्डयन, जो मैंने बताया कि आपका पेट पूरा पीछे खींचना है, तो ये लॉक, ये बंद लगा देंगे। और आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम इसमें करते हैं अग्निसार में, कि ऐसे प्रेशर देखिए, पूरा पेट अंदर लेना है। पेट का बंद छोड़ो, फिर जालंधर छोड़ो, और अब सांस लेना चालू कर सकते हैं। तो ये क्रम ध्यान में रहे, उड्डयन बंद लगाते हुए, कि पूरी सांस छोड़ी है आपने, फिर जालंधर बंद लगाया है, फिर उड्डयन लगाया है, पूरा प्रेशर देके। फिर जब आपको सांस लेनी है, तब पहले उड्डयन छोड़ना है, झट से सर ऊपर नहीं लेना है। उड्डयन छोड़ना है, ये रिलीज करना है, फिर जालंधर रिलीज करना है, और फिर सांस लेनी है। और एक बार कोशिश कर सकते हैं। ये बंद जब आएंगे और इसमें इसकी प्रैक्टिस होगी, तब हम एडवांस कोर्स में प्राणायाम तक पहुंच सकते हैं। अब ओंकार करें, सांस छोड़ें, के फायदे, उड्डयन के फायदे। तो ये जो उड्डयन बंद है, ये एंटी एजिंग, जो लोग उम्र ना बढ़े, यंग दिखे, इसकी बहुत कोशिश करते रहते हैं। तो
उद्यान बंद का। और फिर हम बाद में एडवांस कोर्स में आएगा कि हम सर्वांगासन में, यानी जैसे पूरा सर्वांगासन हम इस कोर्स में भी दिखाएंगे, लेकिन सर्वांगासन में पद्मासन डाल के तब जालंधर लगा के उद्यान जब करते हैं तो वो सबसे बेहतर एंटी एजिंग एक्सरसाइज, यूथ या आपका फ्रेशनेस ज्यादा उम्र तक रहने के लिए ये सबसे अच्छा है, अभ्यास बताया गया है। छोड़िए। या दिव्य प्रकाश, दृष्टि कुछ अंतर पे सिर्फ बिंदु दिखा है। दृष्टि नजदीक आती है, बढ़ते बढ़ते बिल्कुल मेरे आकार जितना और नजदीक। ये दिव्य वस्तु मंदिर विशाल होते हुए महसूस होता है। भव्य पहाड़ की जितना और भी बड़ा, जैसे मेरी दृष्टि उसमें मिलती है अनंत आकार का। मैं ही वो दिव्य प्रकाश हूँ। दिव्य प्रकाश और ओंकार का गुंजन। सांस छोड़िए। शांत, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं पानी का बहाव महसूस कर रहा हूँ। लगभग मेरे आंखों तक पानी में मैं खड़ा हूँ। बहुत धीमा बहाव है पानी का, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अंधेरा है। ये पूरा आंख बंद करके करना है हमने, लेकिन मेरे मन के विचारों में जो दृश्य है उसमें मेरी आंखें खुली है, पर कुछ नहीं दिख रहा।
सामने थोड़ा प्रकाश होने लगता है, सूरज उगने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। कुछ बादल, उनके बॉर्डर्स प्रकाशमान हो जाते हैं और मुझे दिखता है कि मैं एक विशाल नदी के बीच में हूँ, जिसका पानी पूरब की ओर बह रहा है, जहां से सूरज उगने वाला है। मैं दाएं बाएं देखता हूँ, दोनों बाजुओं में जंगल है, छोटे पेड़, बड़े पेड़। पानी इतना शांत है, मुझे हर चीज का सही सही प्रतिबिंब दिखता है, जैसे मन शांत होते हुए यथार्थ प्रतीति होती है मुझे हर चीज की। मैं देखता हूँ कुछ बड़े विशाल पेड़ हैं, किसी पेड़ की डाली नदी के किनारे से पानी के ऊपर झुकी हुई है, इतनी नजदीक है, थोड़ी हवा आए तो पानी को स्पर्श कर देगी। जैसे डालियां होती है ना, जो झुक जाती है और पानी के ऊपर। सूरज थोड़ा सा हिस्सा दिखने लगा है और भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सूरज, बादल, सबका प्रतिबिंब, बाजू के पेड़ों का प्रतिबिंब दिख रहा है। और मेरे सामने पानी की एक बूंद गिरती है, जिससे सर्कल में तरंग उठते हैं, पूरा दृश्य बदल जाता है। फिर भी उसमें सिमेट्री है, केंद्र से बाजुओं में जाने वाली लहरें, सूर्य का प्रकाश या सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो पूरा अलग दिख रहा है, लेकिन मैं इस दृश्य का आनंद लेता हूँ। अब दो बूंदें गिरती हैं और उनके तरंग एक दूसरे में मिक्स होते हैं। अब इस स्थिति में प्रतिबिंब देख के मैं दृश्य की पूरी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। बस मुझे कौन सी दिशा में सूरज है, कौन सी दिशा में हरा रंग है, ऐसे दिखता है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। मन पे भी जब थोड़ी भी तरंगे होती है तो आपकी समझ डगमगा जाती है। अब तो बारिश की कई सारी बूंदें गिरने लगी, पानी में लाटे बड़ी 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 वेव्स आने लगी। अब तो कोई दृश्य मुझे नहीं दिख रहा है, प्रतिबिंब में देखने की कोशिश करता हूँ और उससे मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ। पानी के बहाव में मैं बह न जाऊं, ऐसा डर हो रहा है। मैं किसी भी तरीके से अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं फिसल जाऊं और बहने लगूं पानी के साथ तो कभी सीधा हो भी पाऊं या नहीं, ये कहाँ तक जाएगा, आगे जाके कहीं टकराऊं किसी चीज को। तो मैं प्रतिबिंब से मेरा ध्यान हटाकर मूल वस्तु, बादल, सूरज, उन पर फोकस करता हूँ। अब दृश्य हिल नहीं रहा है, कम से कम मुझे एक रेफरेंस पॉइंट मिला है। मैं वस्तु यथार्थ से जान रहा हूँ, मेरे मन के प्रतिबिंब से नहीं जान रहा हूँ।
जैसे सूरज ऊपर उठ रहा है, पानी की लेवल भी ऊपर आती है और मैं पूरा डूब जाता हूँ। अब तो प्रत्यक्ष का भी सहारा नहीं रहा। ना सूरज दिख रहा है, ना जंगल, ना नदी का किनारा, और पानी का तीव्र बहाव। ये तो बहुत संकट का काल है, और मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ? कोई स्थिर वस्तु है जिस पे मैं मेरा ध्यान लगा सकता हूँ, तो वो है मेरा शुद्ध स्वरूप। वो जो प्रकाश जो मेरे अंदर मैंने देखा। बाहर जो भी हो, मैं बह रहा हूँ नहीं बह रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं है। मेरा पूरा फोकस अपने दिव्य स्वरूप पर। मेरा अस्तित्व, ज्ञान, चेतना और आनंद पद्मासन स्थित मंदिर, इसमें ये मेरा अस्तित्व प्रकाशमान। जैसे मेरा मन शांत होता है, इससे पानी का बहाव भी कम होता है और लेवल भी कम हो जाती है। अभी मैं पूरा दृश्य, प्रतिबिंब, सूरज पूरा उग चुका है। मैं ये दृश्य का फिर और उसके प्रतिबिंब का आनंद ले सकता हूँ। पर अब मैं जब चाहे अपने अंदर का प्रकाश भी देख सकता हूँ। बाहरी दृश्य दिखते हुए भी मैं फिर एक बार अपने आप पर फोकस करता हूँ। शांत। स्थिर, शांत, आनंदमय मेरा स्वरूप। सांस छोड़िए। ओंकार में मैंने कुछ लोगों को प्रयोग करने बताए थे, कहे थे अलग अलग तरीके से करके देखिए, किसी ने किए हो तो बता देना। और आज जब हमारा सेशन खत्म होगा, तब आप सवाल पूछ सकते हो। पिछली बार मैंने बताया था कि श्रद्धा, भक्ति, ये एक छड़ा हुआ एक ट्रैप है। ये बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट था, तो उसको और वो समझना जरूरी है। और उस पे अगर डाउट्स है, क्वेश्चंस है या ऑब्जेक्शंस है, आपको उसमें कुछ गलत लग रहा है, तो आप उसके बाद में सवाल कर सकते हैं। अब हम, जैसे कि मैंने कहा था कि निगेटिव थिंकिंग, गलत सोच, टेंशन्स, तो आप सोचिए कि आपके पीठ के ऊपर 10 किलो का एक बोझ लगा हुआ है पूरे दिन के लिए।
आप काम करते हुए, चलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी क्षमता में। एक तो आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा, वो तो आगे की बात है, लेकिन आप जितना तेज़ी से चल सकते हो, जितना तेज़ी से काम कर सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। या 10 किलो क्यों, मैं तो बोलूँगा एक छोटा-सा कप पानी ऐसे आपने सामने हाथ में रखा है। कितना आसान काम है। रखो और 2 मिनट रखो, 5 मिनट रखो, आधा घंटा रखो और फिर आप सह नहीं पाओगे। इतना सा बोझ है, लेकिन आप वो ज़्यादा समय तक अपने हाथ में रखो तो तकलीफ देने लगेगा। उसी तरीके से हम कई सारे बर्डन, कई सारे टेंशन्स, कई सारे, किसी के ऊपर गुस्सा होता है, किसी का कोई पुराना दुख होता है, मेरा कहीं इंसल्ट हुआ, ये भावना होती है, मेरा अपमान हुआ है, किसी का बदला लेने की भावना हो सकती है कि जब समय मिलेगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब बोझ हम कैरी करते हैं तो अपनी क्षमता बहुत कम हो जाती है। और कैसे होता है कि गलत सोच का एक बीज होता है, कई बार वो गलत फहमी, कई बार ऐसे होता है कि जो मैंने सोचा है उसका मूल कारण तो कुछ अलग था और मैंने कुछ अलग समझा और फिर भी मैंने उसको अपने आप को तकलीफ दी। जब मैंने गलत सोचा है और उसकी बहुत तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ जिसके बारे में गलत सोच रहे हैं उसे नहीं होती है, मुझे अपने आप को होती है। तो अन्याय सहना चाहिए क्या? नहीं, जब कर सकते हो न्याय करो, लेकिन उसे अपने पीठ पर उसका बोझ ना रखें। तो मैंने तो श्रद्धा के बारे में भी आपको कहा था कि श्रद्धा इसलिए बनाई गई ताकि लोग सोचे कि हाँ वो तो ऊपर बैठा है, वो न्याय करेगा। नहीं, अपने आप को झगड़ना पड़ता है अपने आप को। तो अन्याय तो सहना नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मन पे बोझ रख रहे हैं, तो मैं कभी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ऐसी बनाई हुई स्टोरी समझने के लिए, कि राम और सीता एक पति पत्नी किसी शहर में रहते हैं। दोनों काम पे जाते हैं और एक भाड़े के घर पे रहते हैं। उनका सपना है कि मैं कभी ना कभी अपना अपना घर खरीद लूं। वो जहाँ रहते हैं वो इलाका उनको बहुत अच्छा लगता है, यहीं पे कहीं पे घर लेना है, लेकिन उसके लिए पैसे जुटाने पड़ते हैं, तो उसके लिए दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कभी कभी उनको बाहर गांव जाना पड़ता है। तो राम बाहर गए हैं काम करने के लिए। एक आध महीने के बाद वापस आते हैं। वापस आते जब आ रहे हैं तो उसी समय में सीता जी को बाहर जाना है, वो काम पे निकली, तो बस दरवाजे के यहाँ पे मिलते हैं और वो उनको कहती है कि अरे अपना घर का पक्का हो गया है, मैंने डील पक्की की है, अपना ये राइट साइड का घर हमारा होने वाला है। तो बस वो खुश हो जाता है, अपने राइट साइड को देखता है, वो घर तो उसको बहुत अच्छा लगता था। तो सोचना चालू करता है कि हाँ ये विंडो है, ये विंडो की यहाँ पे ऐसे मैं इसकी बड़ी ग्लास लगाऊंगा, कांच लगाऊंगा, मुझे पूरा दृश्य दिखेगा। पूरा मन में सपने में पूरा पूरा देखने लगता है। वो बाजू के घर में कोई हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी, बड़ी मूछे वाला, और ये कभी कभी सोचता है कि अरे एक आदमी करता क्या है काम, कुछ पता नहीं चलता है, कभी भी आता है, कभी भी जाता है, ये क्या कोई गुंडा है, कुछ गलत काम करने वाला है, ऐसे इसने सोचा है। ऐसे हम कई सारे प्रेजुडिस सिर्फ देख के, किसी का रंग देख के, किसी का रिलीजन, कास्ट देख के हम कई बार अपने अपना पूर्वाग्रह बना लेते हैं। तो उस और वो देखता है कि वो बंदा तो वहां पे एक पेड़ लगा रहा है, एक छोटा पेड़ इसके विंडो के सामने। सोचता है कि अरे ये पेड़ बड़ा होगा तो मेरे विंडो के सामने का पूरा मेरा मेरी साइट पूरी जो मैंने प्लान किया था वो खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, इसको तो रोकना पड़ेगा, लेकिन कैसे रोके उसको, ये तो एकदम हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी है। तो क्योंकि इतना सोचता है कि वो नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं, ये घर मेरा होने वाला है, ये आदमी ये क्या पागल हुआ है क्या, ऐसी क्यों कर रहा है। जब वो चला जाता है, बाहर जाता है पड़ोसी, तो वहां पे जाके वो पेड़ को उठा के दूसरी जगह पे लगा देता है। पूरा खड्डा करके, एक छोटा पेड़ होता है उसको उठा के दूसरी जगह पे खड्डा बना के वहां करता है। तो उसका नुकसान भी नहीं करना चाहिए, लेकिन
मेरा जो दृश्य है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। दूसरे दिन उठ के देखता है काम पे निकलते हुए, तो देखता है कि वो पेड़ उसने तो फिर एक बार वहां पे लगा दिया है। अब उसको और गुस्सा आता है, फिर निकालता है, फिर दूसरी जगह पे लगाता है। ये करते करते पेड़ तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, हर बार वो निकालता है, करता है, उसकी मेहनत बढ़ रही है। पेड़ ने तो अपना बढ़ना रुका रुका नहीं। वो बड़ा होता है, लगभग वो खिड़की के सामने तक उतना बड़ा हो जाता है। उसको गुस्सा आता है, ये तो इसको मुझे रोकना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। 1-2 महीने हो चुके हैं बीवी जाने के बाद। अब बोलता है कि मैं तो एक हॉकी की स्टिक ऐसे पीछे रखता है, मैं जाके इसको भिड़ूंगा अभी। उसको नींद नहीं आती है कि अरे ये आदमी क्यों ऐसे जबरदस्ती कर रहा है। और फिर आवाज चढ़ा के उससे झगड़ा चालू करता है कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बस वो जैसे झगड़ा चालू होने वाला है तब तक उसकी बीवी आती है और पूछती है, अरे उससे क्यों झगड़ रहे हो। अरे वो घर अपना होने वाला है, बंदा वहां पे पेड़ लगा रहा है और मेरी जो मेरा जो व्यू है वो खराब हो जाएगा उसका। अब तो घर उसके पास नहीं है, व्यू नहीं है हाथ में, लेकिन इस सोच से उसकी नींद खराब हुई है, उसको गुस्सा आ रहा है और अब ये लड़ने के लिए तैयार हुआ था। अरे लेकिन ये नहीं अपना घर है, मैंने तो बोला था कि दाई ओर का घर। फिर उसको पता चलता है कि अरे वो तो बाहर जा रही थी, उसके दाई ओर का घर था, ये मेरे दाई ओर का नहीं था। इतना छोटा सा मुद्दा है, लेकिन इसका बीज का वृक्ष बन जाता है। और मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं फैमिली में, घर पे, अपने अनुभव में आते होंगे कि ऐसे कुछ एक छोटा सा किंतु लेके उससे जब विचार चालू हो जाते हैं, उसका बड़ा वृक्ष बन जाता है और वो अपने आप को तकलीफ देने लगता है। फिर शायद मैंने एक कहानी बताई थी कि एक गुरु और उसके उसका शिष्य चलते हैं, चल रहे, तो सीनियर गुरु है एकदम और ज्ञानी है, और शिष्य उनके साथ चल रहा है, लेकिन जाते हुए एक बीच में कीचड़ का एक पैच आता है और जहाँ पे एक छोटी लड़की पूरी ऐसे ऊपर से नीचे तक बहुत सुंदर पोशाक है उसका, और कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं कैसे ये कीचड़ का पार क्रॉस कर सकती हूँ, ऐसे सोचते हैं। और ये बड़े गुरु उसको सीधा उठा लेते हैं और जाके दूसरी ओर रख देते हैं। जैसे ही रखते हैं वो हाथ झटक देती है और बिना देखे निकल जाती है। तो ये दोनों चल रहे चल रहे, ये शिष्य सोच रहा है कि अरे कैसी लड़की थी, क्या दिमाग था, बद दिमाग लड़की थी, इतना भी मैनर्स नहीं है उसको, एक थैंक यू तो बनता था कम से कम। ऐसे कैसे लोग होते हैं, क्यों ऐसे करते हैं, वो सोचते सोचते उसके मन में रहता है कि मैं पूछूं गुरु को। वो बोलता है फिर उनको कि गुरु जी देखो ये कैसी लड़की थी वो, आपने उसको इतना उठाया और अब थैंक यू भी नहीं बोली और कितना अहंकार के साथ चली गई। गुरु बोलते हैं अरे तूने अभी तक उसको मन में उठा के रखा है, मैंने तो उसको कब का छोड़ दिया, खत्म हो गई बात। क्योंकि जिसपे अभी सोच के कुछ होने वाला नहीं, कुछ कर सकने वाले नहीं है, उसको हम कई बार ऐसे मन में ये बोझ कैरी करते हैं। आप ये करके देखना, जैसे मन का बोझ कम हो जाएगा, आपकी मेमोरी 10, 20, 50, 100 गुना बढ़ सकती है। अब शतावधान का एक्सपेरिमेंट आप इंटरनेट पे देख सकते हो कि जहाँ पे कोई गुरु है जो आंख बंद करके बैठे, उन्होंने 100 लोगों ने 100 अलग अलग प्रश्न पूछे, 500 का भी किसी ने किया है, और फिर कोई बोलता है कि 49वां प्रश्न क्या था और उसका उत्तर क्या था, तो वो प्रश्न देखिए उसका उत्तर देते हैं। 1 से 100 के सब प्रश्न, या 100 से 1 से उल्टा, बाकी कुछ भी आप कहीं से भी पूछो, ये कैसे होता है। कोई अलग हार्डवेयर नहीं है, वो वही है, वही शरीर है, वही दिमाग है। और मेमोरी ऐसी चीज है जो कई गुना कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, किसी के लिए भी। किसी के गणित की कैपेसिटी अनंत गुना बढ़ सकती है क्या, तो मुश्किल है, इतना आसान नहीं, लेकिन मेमोरी कितनी भी बढ़ सकती है। तो जैसे ये मन शांत होता है, जैसे वो पानी साफ होता है, जैसे प्रतिबिंब क्लियर दिखता है, वैसे आपकी कैपेसिटी, आपकी हेल्थ, आपका आपकी बिजनेस में एफिशिएंसी, आपकी पैसा कमाने की, ईमानदारी से पैसा कमाने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है।
अब लोग पूछते हैं कि लेकिन किसी ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मैं वो भूल ही नहीं पाता हूँ, कैसे मैं भूलूं उसको। इसका एक बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। तो किसी ने बुरा किया है और आपको बहुत बुरा लगा, फिर कोई प्राइड भी कोई चीज होती है, आत्म सम्मान भी कुछ कोई चीज होती है कि उसको किसी ने ठेस पहुंचाई, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप समझो आपकी शिक्षा पूरी हुई है और आप इंटरव्यू के लिए गए हो। अब पहला इंटरव्यू के बाद उनके पास क्या है कि एक ग्रुप डिस्कशन जैसे स्टेज है, कि जहाँ पे कोई विषय दिया है कि भारत ने अ, अणु बॉम्ब बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, या पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या राज्यों की विभाजन भाषाओं के साथ करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे, कोई कोई भी विवाद का मुद्दा, और जिसमें दो गुट बनाए हैं और उसमें आपको डिबेट करना है, वाद प्रतिवाद करना है, और उसमें जो भी उसे देख के कि आपकी कैसी क्षमता है वो देख के वो आपको मार्क देने वाले। आप जल्दी पहुंचते हो, वहां पे नोटिस बोर्ड देखते हो कि पूरा का पूरा कैसे उसका कैसी व्यवस्था है। वहां पे क्लियरली लिखा है कि लेकिन अपशब्द वापर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अपशब्द जब कोई करेगा, किसी का इंसल्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसे 100 में से उसके 10 गुण निकाले जाएंगे। जितनी भी बार करता है -10 होते जाएगा। ठीक है, आप तैयारी करते हो, टॉपिक पे सोचते हो और फिर डिबेट चालू होती है। कुछ लोग देरी से आते हैं, उन्होंने ये नोटिस देखी नहीं है, जैसे कि उनको जीवन का के बारे में जो नियम है वो पता नहीं है। अपने अपने केस में अगर हम लोग देखें कि जो जैसे मैंने बताया कि मेरा स्वरूप क्या है वगैरह, ये सब उनको पता नहीं है। तो वो देरी से आए और डिबेट चालू होती है, और जोर जोर से चिल्ला के आपको गालियां दे के बात कर रहे हैं। जैसे वो गाली दे के बात कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आएगा क्या? नहीं, आपको तो पता चलेगा कि अरे इनके तो मार्क माइनस हो रहे हैं, उल्टा मेरा चांस बढ़ गया है कि मैं आगे बढ़ जाऊं इसमें, क्योंकि ये तो गलत कर रहे हैं। एक तो आपको कुछ नहीं लगेगा, ना उनका गुस्सा आएगा, और कुछ होगा, आपको करुणा होगी, आपके पास में बहुत ही ज्यादा करुणा होगी, तो आपको उनके बारे में करुणा होगी कि अरे ये तो अपना नुकसान कर रहे हैं, बेचारों को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह से जिसने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया, जब हो सके न्याय करना है कर सकते हो, लेकिन वो मन में रखने की जगह पे आप सोच सकते हो कि अरे वो तो अपना जीवन बिगाड़ रहा है, उसे आगे का जन्म क्या मिलेगा, किस कीड़े मकोड़े का, किस तरीके का, कौन से ग्रह पे किस हालत में पैदा होगा, उसे पता नहीं है। वो अपना अपना खुद का नुकसान कर रहा है। वो अगर अपना खुद का नुकसान कर रहा है, जब तक वो आपको डायरेक्टली आके नहीं मार रहा है या आपका कोई चुरा के नहीं लेके जा रहा है, कुछ उसने कहा है सिर्फ, उसकी वो अपना नुकसान कर रहा है, तो मुझे उसकी इतनी क्यों तकलीफ होनी चाहिए। एक बार मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि कोई जो गलत कर रहा है वो दूसरे का तो नहीं, अपना अपना खुद का ही नुकसान कर रहा है, तो मुझे तकलीफ ये नहीं होगी। ये किसी के और का पुराना गुस्सा वगैरह निकालने के लिए ये बहुत सबसे आसान तरीका मैं सोचता हूँ। ये एक्चुअली मैं जब मेरा पहला जॉब था, एकदम जूनियर था मैं, तो इसका प्रयोग कर चुका हूँ मैं, कि हमारे यहाँ पे एक इंजीनियर आया करता था किसी काम के लिए, नेटवर्किंग के, और फिर बीच में के टाइम में हम कुछ चाय पानी करने बाहर गए, और वो बात करते करते उसने उसका सबसे बड़ा दुख बताया, कि बताया कि अरे मेरा तो मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरा इंजीनियरिंग 1 मार्क से गया। वही मेरे बाजू का लड़का था, बिल्कुल कम दिमाग था उसका, मेहनत भी कम की थी, बहुत कम मार्क मिले, लेकिन उसके पिताजी के पास पैसे थे, उन्होंने पैसे भर के उसको इंजीनियर बनाया। मैं इंजीनियर इसलिए नहीं बन सका, मुझे बीएससी करना पड़ा। तो ये मेरा सबसे बड़ा दुख है, और मुझे अभी तक वो चुभता है। तो मैंने उसको बताया कि अरे लेकिन तुम्हारे पास दिमाग ज्यादा क्यों था, बचपन से क्या किया तुमने दिमाग ज्यादा होने के लिए? तो ऐसे कुछ नहीं, मैं पैदा ही हूँ। तो आप पैदा होते ही दिमाग के डिपार्टमेंट में आप लकी थे, और वो लड़का पैसे के डिपार्टमेंट में लकी था। ऐसी क्या बड़ी बात है? एक बार इतना सोचा, और एकदम उसके चेहरे पे हंसी आ गई,
और वो पूरा का पूरा बोझ हल्का हो गया। इतना आनंद हुआ उसको उसके बाद में कि हम अच्छे दोस्त बन गए। तो ये आसान तरीका है वस्तु को यथार्थ तरीके से समझने के लिए। आपने ये नहीं करना चाहिए कि मैं टीवी पे देख रहा हूँ हम इंडिया मैच हारी है तो इसमें टीवी का दोष नहीं हो, वो तो टीवी एक माध्यम है मुझे बताने के लिए, और टीवी को तोड़े उससे कुछ नहीं होगा। तो तो मूल घटना मूल वस्तु कहाँ पे है, और उसकी यथार्थ समझ हो तो मुझे ये बहुत देर तक गुस्सा, दुख, दर्द ये मन में रखने की जरूरत नहीं होती। बस अब सवाल जवाब करेंगे, आप पूछ सकते हो। और और पिछले सेशन में जो भक्ति के बारे में कहा उसके बारे में भी कुछ सोचा होगा। मैंने बताया था आपको कि आप सोच के आना कि इसे कैसे परास्त कर सकते हैं इस विचार को, क्योंकि मैंने आज तक तो भक्ति के बारे में इतना अच्छा सुना है, और ये कौन होता है जो बताता है कि भक्ति तो गलत है। भक्ति में कोई गलती नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी अनैतिक बिहेवियर करने से भक्ति कभी भी कई गुना बेटर है, अच्छी है। लेकिन आपको सच्चा आनंद ढूंढना है तो भक्ति एक मर्यादा मर्यादा डाल देती है। अ, एक ट्रैप, एक एक छला हुआ एक चक्रव्यूह है जिसमें आप अटक जाओगे, उसके बाहर क्योंकि एक बार भक्ति हुई, आंख बंद हुई, तो फिर आप आगे का रास्ता देख नहीं सकते हो। इतना ही कहना था। तो उसके बारे में या आज भी जो जो भी कुछ हमारा डिस्कशन हो उसके बारे में कोई सवाल हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट आज मैंने जो बताया कि किसी ने गलत किया जो लग रहा है मुझे, वो किसी ने नहीं, वो तो मेरा अपना अभी कर्म पे नहीं आया, लेकिन मेरा ये होना था, और उसका जैसे वो टीवी माध्यम था मुझे पता चलने का, वो कोई माध्यम था। और जिसने भी गलत किया है वो अपना लाइफ बहुत खराब कर रहा है। मैं गारंटी देता हूं कि जो गलत करते हैं, गलत करके किसी ने कमा लिया, कुछ भी किया, सुख नहीं पाएंगे। और कितने कितने भी अमीर लोगों को मैंने तड़पते हुए देखा हुआ, तड़पते हुए देखा है, कभी ईर्ष्या की अग्नि में, कभी प्यास में, कि और चाहिए और चाहिए, और 100 लोगों को मैं लूटूंगा और कमाऊंगा। तो अगर आपका खाना हुआ तो और खाऊंगा और खाऊंगा, ऐसे तो नहीं करते हो आप। तो इसका मतलब इतनी प्यास है कि वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। तो जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो दुखी है आदमी, उसको उसके ऊपर और अपना गुस्सा रख के कोई फायदा नहीं है। कोई सवाल नहीं किसी का? पिछले सेशन के बारे में कुछ नहीं? जो मैंने कई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किए थे कि भक्ति इसलिए बनाई गई ताकि आप अंधेरे में रहो और आप चैलेंज नहीं करो। जो पावर में है वो पावर में रहना उनको आसान हो जाए, क्योंकि आप किसी को कोई सवाल ही नहीं करोगे कि नहीं भाई, बस पूरा समर्पण। अगर किसी ने मिस किया होगा तो मैंने भक्ति का ये भी उदाहरण दिया था कि जो किसी धर्म में अगर किसी को बताया गया कि तू जा और दूसरों को मार, और वो मार रहा है, भक्ति कर रहा है, मारते हुए अपने आप की जान भी देने को तैयार है, पूरी भक्ति कर रहा है। तो भक्ति करने के पहले, विश्वास होने के पहले मुझे सच पता होना चाहिए, और फिर सच्चे श्रद्धा के साथ सच्ची चीज पे फिर पूरी भक्ति से आप काम करो। तो लेकिन कैसे, मुझे सच कैसे पता चलेगा? तो बिना तर्क के पता नहीं चल सकता है। तो मुझे पहले जानना पड़ेगा सच क्या है, मैं कौन हूँ, सही क्या है। उसके बाद में जो श्रद्धा होगा, फिर आपको भक्ति की जरूरत नहीं होती, आपका तो विश्वास ही है। ये कोई तुम्हारा बेटा है, ये अगर आपको पता है तो आपको रोज जाके डीएनए टेस्ट नहीं करने की जरूरत होती है, आपको पता है, 100% पता है। वहां पे आपको भक्ति भक्ति रखो कि ये तुम्हारा बेटा है, विश्वास रखो, ये सब सोचने की भी जरूरत नहीं, ये तो मुझे पता है। मैंने अच्छा उदाहरण दिया था कि लाख लाख रुपए आपको हर महीने मुझे देने हैं, 10 साल के बाद मैं आपको बहुत बढ़ा के दे दूंगा। मैं तो कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं कभी पैसे के पीछे भागते हुए आपने नहीं देखा। तो भी आप मुझे 100 सवाल पूछोगे, आप मुझे पूछोगे कि हाँ भाई, तू पता है शायद तू चोर नहीं है, लेकिन तेरी आइडिया है वो गलत हो सकती है, गारंटी क्या है? इतने सारे सवाल पूछोगे, थोड़े से पैसे के लिए आप इतने सारे सवाल पूछ सकते हो। 1 लाख नहीं, मैं 100 100 रुपया बोलूंगा हर महीने, तो भी आप सवाल पूछोगे।
तो एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए इतने सवाल अगर पूछते हो तो कोई विचारधारा लिखिए, उस पर आंख बंद करके चलने के पहले हमने 100 सवाल पूछ के पूरा सेटिस्फाई होके ही उसमें जाना चाहिए। ये अगर पक्का है सबका, सबको समझ चुका है तो हम एंड करते हैं। 30 सेकंड रुकूंगा, कोई सवाल हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।